हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से आपका मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चंस कुछ करवा दीजिएगा। ओके, जब भी आप स्टेट लेवल की एग्जाम देते हो ना, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या सीडीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी में भी, ठीक है, कभी कभी दे आस्क यू सेंटेंसेस एंड किसी वो एक वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं एंड ऑप्शंस डाल देते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। जनरली ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने सीडीएस में देखा, और आपने सीडीएस में देखा होगा लास्ट 2 साल से अबाउट 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस जो पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड हो रहा है। वैसे मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बहुत सारे सेशंस दिए हुए हैं, ओके, कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच हम किसको बोलते हैं? शब्द भेद को बोलते हैं। वाक्य में किसी शब्द का भेद क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मतलब वो वर्ड सेंटेंस में नाउन है, या वो वर्ड प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें से कौन सा है? और इंग्लिश में कोई भी वर्ड को ना, मैंने सिंपली आपको बोल दिया हार्ड या मैंने आपको बोल दिया फास्ट, तो सिर्फ एक वर्ड से वी कैन नॉट डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। एक वर्ड से हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमें देखना है कि उस वर्ड को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें पार्ट ऑफ स्पीच को डिसाइड करना है। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ये देखो, उसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना जरूरी है आपका। ओके, ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये इस साल 2020 सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है, सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम हो। पहले तो आप ऐसा करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने इस चैनल पे उसका टाइटल दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में मैंने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया है, सेंटेंसेस भी डिस्कस किया है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपका एक वर्ड लिख लिया फास्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस फास्ट, तो सिंपली ये वर्ड से हम नहीं डिसाइड करते हैं, वी हैव टू सी द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किस तरह से यूज है, ये देखो, ही इज फास्ट, फिर मैंने लिखा ही रैन फास्ट, फिर मैंने लिखा ही इज अ फास्ट रनर। तो इसमें आपको डिसाइड क्या करना है कि वर्ड देख के यू हैव टू डिसाइड। कोई भी आपसे पूछे ना कि फास्ट क्या है, तो यू हैव टू से कि आप सेंटेंस में यूज करके बताओ, उसके बाद में बताऊंगा। और फिर मैंने लिखा दे फास्ट ऑन मंडे। देखो, अ पर्टिकुलर वर्ड फास्ट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। ही इज फास्ट, यहाँ फास्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। ही फास्ट है तो ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, ओके। और ही रैन फास्ट, सेकेंड वाले सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड है वो ही को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रैन को। ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट रैन किया। रैन वर्ब है, रन का पास्ट टेंस रैन होता है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। नेक्स्ट, ही इज अ फास्ट रनर। कैसा रनर है? फास्ट रनर। अ पर्सन हु रन्स इज अ रनर। रनर को हम हिंदी में धावक बोलते हैं, दौड़ने वाले व्यक्ति रनर, ठीक है। तो स्लो रनर, फास्ट रनर, तो दिस रनर इज अ नाउन। कैसा रनर? फास्ट। देखो, मैंने फास्ट को एडजेक्टिव भी यूज कर लिया और एडवर्ब भी यूज कर लिया। पहला 3 सेंटेंस में फास्ट का मतलब तो तेज के सेंस में, बट यहाँ तो मैंने फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल दिया है, ठीक है। यहाँ फास्ट का मतलब हो गया व्रत रखने के सेंस में। तो दे फास्ट ऑन मंडे, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, तो यहाँ का फास्ट का मतलब है व्रत रखना, तो यहाँ का फास्ट वर्ब हो गया। और फिर मैंने लिखा दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे। सी द लास्ट 2 sentences ना, the last 2 sentences literally they convey the same meaning, but the difference is in the usage of the word fast. फास्ट वर्ड को अलग तरीके से यूज किया। यहाँ फास्ट के पहले अ आ गया, अगर फास्ट के पहले आर्टिकल आ गया इसका मतलब है फास्ट, यहाँ पे आर्टिकल आ गया, तो यहाँ का फास्ट नाउन, यहाँ का फास्ट वर्ब, यहाँ एडवर्ब, एक जगह एडजेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू द यूसेज यू हैव टू डिसाइड कि पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। चलो, पहला वाला क्वेश्चन देखो। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बैनियन ट्री। सारे तीर्थ यात्रियों ने रेस्ट किया पेड़ के नीचे, बैनियन के पेड़ के नीचे। अब एडवर्ब, प्लेस वैल्यू, प्रेपोजिशन, वर्ब। अंडर कहीं से वर्ब तो है नहीं, ठीक है। ऑल द पिलग्रिम्स, इस सेंटेंस का जो पिलग्रिम्स है हमारा सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया तो रेस्टेड वर्ब हो गया। वैसे वैसे रेस्ट नाउन भी होता है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता ना, द पिलग्रिम्स दे टुक सम रेस्ट, द पिलग्रिम्स टुक सम रेस्ट, तो दे क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और सम क्या है डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो यहाँ का रेस्ट नाउन हो गया, बट यहाँ का रेस्टेड वर्ब था, तो वर्ब तो होगा नहीं, वर्ब तो होगा नहीं, प्लेस वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे। या तो एडवर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रेपोजिशन होगा, यही दो चीज हो सकता है। और ये जो अंडर है ये दोनों का काम कर सकता है। ये अंडर सेंटेंस में एडवर्ब भी हो सकता है, ये सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ये दोनों का काम कर सकता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इसका यूज किस तरह से किया गया है। देखो, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द ट्री, ये अंडर किसके पहले लगा है, ये अंडर बैनियन ट्री के पहले लगा, और बैनियन ट्री क्या है, नाउन, और प्रेपोजिशन किसके पहले आता है, नाउन के पहले। तो यहाँ का अंडर इज अ प्रेपोजिशन, ओके, नाउन के पहले आया। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, किसके नीचे, ट्री के नीचे, ट्री नाउन है। ही वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, किसके नीचे, टेबल के नीचे। तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होने के लिए किसके नीचे आ रहा है ना, द टेबल, ठीक है, द ट्री, यहाँ ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो द ट्री इज अ नाउन, और नाउन के साथ पहले आने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के नाम में ही है प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन मतलब स्थान, और प्री मतलब पहले, तो प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है, नाउन के पहले, ट्री के पहले। सो दिस इज अ नाउन, सॉरी दिस इज अ प्रेपोजिशन, यहाँ का अंडर प्रेपोजिशन है। बट कभी कभी हम प्रेपोजिशन को एज एन अंडर को एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, बताती हूँ। इस सेंटेंस में तो अंडर एज अ प्रेपोजिशन यूज किया। ही वॉज बरीड अंडर, he was buried under by the avalanche। बर्फ के नीचे, बर्फ के चट्टान के नीचे he was buried, दबा हुआ था। देखो, he was buried under by the avalanche, okay, या he was taken under, he was taken under for surgery, या I got him under for surgery, सर्जरी के लिए। ये जो फॉर प्रेपोजिशन है ना, ये सर्जरी के लिए लगा है, ठीक है। और ये जो एवलांच है, बर्फ की चट्टान, तो इसके लिए ये जो प्रेपोजिशन है ये किसके लिए लगा है, एवलांच के लिए। और ये जो प्रेपोजिशन है सर्जरी के लिए लगा है। अब देखो, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, यहाँ भी अंडर प्रेपोजिशन नहीं है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही वॉज बरीड अंडर, बरीड की, और बरीड वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडवर्ब है। आई टुक हिम अंडर, मैंने उसको अपने अंदर लिया, अपने अंडर लिया ऑब्जर्वेशन में सर्जरी के लिए। तो यहाँ टेकन की विशेषता बता रहा, सो दिस इज एन एडवर्ब। अगर अंडर नाउन के साथ यूज नहीं है ना, अंडर के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, अंडर के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है, इसका मतलब अंडर इज अ प्रेपोजिशन। बट यहाँ अंडर के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, यहाँ अंडर के बाद भी तुरंत कोई नाउन नहीं आ रहा है, सो अंडर यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब होगा, ओके। नेक्स्ट वाला, The wonderful statue of the leader welcomes all people to city, ठीक है। The wonderful statue, एक तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ये क्या है, ये वेलकम्स क्या है, वेलकम्स वर्ब है, ठीक है, वेलकम वर्ब है, और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। तो ये जो स्टैचू है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्टैचू के लिए ही वेलकम लगा है, ठीक है। और ये वंडरफुल क्या है, ये वंडरफुल स्टैचू की विशेषता बता रहा है, तो ये वंडरफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। व्हाट इज स्टैचू, मूर्ति, और स्टैचू इज अ मूर्ति, स्टैचू इज अ थिंग। और व्हाट आर नाउन, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन। तो यहाँ पर ये हमारा नाउन है, ठीक है, नाउन है, ओके। सबसे पहले कि ये स्टैचू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। नाउन एक तो ऐसे भी नाउन है, और दूसरा वंडरफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताने वाला है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये नाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए वर्ब लगा है, ये स्टैचू के लिए वर्ब लगा, और वर्ब का लेना देना ऑब्जेक्ट से नहीं है, सब्जेक्ट से होता है, ये भी नहीं है। अब आ जाओ, या तो नाउन है या तो नाउन फ्रेज है। मैं इसको नाउन फ्रेज नहीं बोलती,
इसको फ्रेज में नहीं बोल सकती। क्यों? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को हम फ्रेज बोलते हैं, बट ये तो एक ही वर्ड का है, ये तो एक ही वर्ड का है ना। तो इसको मैं अगर वंडरफुल को भी अंडरलाइन किया होता ना, ओके, वंडरफुल स्टैच्यू, अगर ये दोनों अंडरलाइन रहता तब मैं इसको फ्रेज बोलती। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज होने के लिए एटलीस्ट 2 वर्ड तो होना जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। तो अगर दोनों अंडरलाइन रहता तो मैं फ्रेज बोल सकती थी, बट यहाँ तो एक ही वर्ड अंडरलाइन है, सो दिस इज अ नाउन। नाउन। नेक्स्ट, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, और ये देखो दिस इज हिज पेन, पेन क्या है? नाउन है, नाउन। और मैं हिज को प्रोनाउन नहीं मान सकती, आई कैन नॉट कंसिडर हिज एज प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि नाउन और इसको मैं प्रोनाउन इसलिए नहीं मान सकती ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन साथ साथ यूज नहीं होता है। वी यूज प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, तो इसको तो मैं प्रोनाउन मान ही नहीं सकती। एडवर्ब है ही नहीं, ठीक है, एडवर्ब है ही नहीं, और वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब तो ये है। तो ये क्या बच गया? पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आपको मैंने बताया है सेशंस में, माई और माइन, ये माई और माइन दोनों में क्या डिफरेंस है? योर और योर्स, क्या डिफरेंस है? समटाइम्स आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो गए ना, इसको भी प्रोनाउन मान लेते हो, ये प्रोनाउन है नहीं, दोनों पोजेशन बताता है। माई भी पोजेशन बताता है, माइन भी पोजेशन बताता है, दोनों पोजेशन बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अगर मैंने लिख दिया दिस इज माई और फुल स्टॉप डाल दिया, डोंट यू फील कि दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट? इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। व्हाई? बिकॉज इसके बाद एक नाउन चाहिए। दिस इज माई बुक, दिस इज माई क्लास, दिस ही इज माई स्टूडेंट। तो माई के बाद, योर के बाद, ये सब के बाद एक नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है। बट ये सबको नाउन नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रोनाउन है, या तो नाउन लगेगा या तो प्रोनाउन ही लगेगा, दोनों एक साथ तो लगेगा नहीं। लिखा मैंने दीज बुक्स आर माइन, यहां भी माइन पोजेसिव केस बता रहा, पोजेशन बता रहा है, बट इस माइन को बाद में किसी नाउन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आवर और आज क्या डिफरेंस है, दोनों पोजेशन बताता है, बट ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें नाउन चाहिए, ठीक है, बट इससे सेंटेंस एंड हो सकता है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये प्रोनाउन है। सो दिस इज एन पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, when people found that the jewel was in records of रहीम, जब लोगों को लगा कि ज्वेल रहीम के पास है, they gave it to him, ओके। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब। देने क्या दिया? they gave it। सबसे ये देखो, ये इट किसके लिए? ये इट किसके लिए? ज्वेल के लिए, ठीक है, रत्न, ज्वेल, ऑर्नामेंट, ये ज्वेल के लिए, और द लगा है मतलब ये नाउन है, और जो इट लगा है किसके लिए लगा है? ज्वेल के लिए। और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन के बदले आया है ना, ज्वेल तो नाउन, उसके बदले आया, ये तो हट गया। हाँ, अब आपका कंफ्यूजन प्रोनाउन और नॉमिनेटिव भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन की ये जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, ये प्रोनाउन का ही होता है। जैसे प्रोनाउन के तीन केसेस होते हैं, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव केस, ये भी बता दिया है मैंने, और एक आपका पोजेसिव बताया है। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। जैसे ये देखो, ही टोल्ड मी, और मैंने लिखा आई टोल्ड हिम। यहाँ ही किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई। तो ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है, बट ही सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ही प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव को ही हम नॉमिनेटिव बोलते हैं, बट मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह आई सब्जेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोनाउन, जैसे नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का ही बनता है, लेकिन मैं इसको नॉमिनेटिव नहीं मान सकती, क्योंकि नॉमिनेटिव का मतलब तो सब्जेक्टिव होता है ना, बट यहाँ का सब्जेक्ट तो दे है। इट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का।
तो मैं तो इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको मैं सिर्फ प्रोनाउन मानूं। प्रोनाउन तो है ही बट सब्जेक्टिव नहीं है, नॉमिनेटिव। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है। ये जो इट है ना, इट एक प्रोनाउन, ओके, इट इज अ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? एक इट को हम कौन सा प्रोनाउन मानते हैं? एक इट सब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक इट जो सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ठीक है। और एक इट सब्जेक्टिव केस मतलब एक इट होता है पर्सनल प्रोनाउन। बता रही हूं, एक मिनट। जो इट है प्रोनाउन है, ये पर्सनल भी हो सकता है, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी मान सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब वो इंडिविजुअल मत समझ लेना है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है पर्सन पे पड़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है? आई एन वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। और सेंटेंस में ही, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, यूज सब्जेक्ट की तरह। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस का ही सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन एक इट इम्पर्सनल भी होता है, एक इट इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। यहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, ओके। ये सेंटेंस देखना, ये सेंटेंस। और जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है ना, पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, उसी का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनता है। देखो मैंने लिखा इट, लिखा मैंने द कैट किल्ड द रैट, द कैट किल्ड द रैट लिख दिया। ये कैट नाउन है, ठीक है, ये कैट नाउन है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसके जगह मैंने इट लगा दिया, ठीक है। इट किल्ड द रैट, तो ये इट जो है कैट के बदले लगा, तो सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है। कौन सा केस का? सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इट सब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है। एंड आई से आई विल डू इट, मैं इसको कर लूंगा। आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसी काम के लिए। जैसे ये लिखा मैंने, ये देखो, आई विल डू द वर्क, ये वर्क नाउन है ना, ये वर्क नाउन है, इस नाउन के जगह मैंने इट लगा दिया, आई विल डू इट। तो जो यहाँ इट है ये प्रोनाउन है, यहाँ का इट प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन में भी किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ का पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ का पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो इट हमारा, एक तो इट पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, इट पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए इट को या तो सब्जेक्ट का काम करना होगा या ऑब्जेक्ट का, क्योंकि प्रोनाउन का भी काम क्या होता है? जो काम नाउन करता है वो काम प्रोनाउन करता है। तो नाउन का भी काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, और प्रोनाउन का भी काम होता है, ओके। अब देखो, इट इज 12 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। इट इज 7 o'clock नाउ। अब जो ये इट है ना, इसको गलती से भी सब्जेक्ट मत समझ लेना, ठीक है, इसको सब्जेक्ट मत समझ लेना। ये इट हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, इट से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, कभी कभी हम इट से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो ये, इट इज राम हु हेल्प मी, ये राम ही है जिसने मेरी हेल्प की। तो ये राम क्या है? ये राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्प क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। और अभी मैंने क्या बताया था कि इट को पर्सनल प्रोनाउन कब मानोगे? इट को पर्सनल प्रोनाउन तब मानेंगे ना जब सेंटेंस में इट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। बट यहाँ का सब्जेक्ट तो राम है, यहाँ का ऑब्जेक्ट तो मी है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो प्रोनाउन है इट, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। हम इम्पर्सनल प्रोनाउन से इट से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो इट हो गया ना, जैसे मैंने लिखा इट इज 12 o'clock, इट इज 12 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप इट इज से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ का इट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। इट इज एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जिससे हम, इम्पर्सनल प्रोनाउन है जिससे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। यस, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल,
अब देखो, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। इसको हम प्रेपोजिशन नहीं मानेंगे क्योंकि प्रेपोजिशन तो नाउन प्रोनाउन के साथ लगता है। इसको हम कंजंक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि ये किसी को जोड़ नहीं रहा है, किसी को जोड़ नहीं रहा। इसको हम एडजेक्टिव भी नहीं मानेंगे क्योंकि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो वेरी है यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो वेरी है किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। ये मैंने आपको बताया है। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब का काम क्या होता है? एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो यहाँ पे वेरी किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। बट ये वेरी एडवर्ब तो होता है, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एडवर्ब दिस वेरी कैन ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे वेरी, यहां तो एडवर्ब का काम कर रहा है, जहां पे वेरी एडजेक्टिव का काम करता है। ये सेंटेंस देखना, अगर मैंने लिखा ही इज वेरी टायर्ड या ही इज वेरी इंटेलिजेंट, this is the very thing, this is the very thing that I want, yeah, this is the very beginning, this is the very beginning of the story. तो इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल, सिंगल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग कि वो किस तरह से यूज है। यहाँ पे वेरी को मैंने क्या बताया था? एडवर्ब बताया था ना। व्हाई? बिकॉज ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो। अब देखो, ही इज वेरी टायर्ड, टायर्ड को वर्ब मत समझ लेना। टायर्ड ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। ही इज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ है, ठीक है, बहुत थका हुआ है। तो ये जो टायर्ड है ये भी एडजेक्टिव है, और ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? ही की विशेषता बता रहा है। ही इज अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां भी वेरी एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा। अब सेंटेंस देखो, ही इज दिस इज द वेरी थिंग। कभी कभी हम चीजों को एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए भी वेरी, एक तो वेरी का मतलब बहुत भी होता है। ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत थका हुआ है। बट दिस इज द वेरी थिंग, दिस इज द वेरी थिंग का मतलब दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, दिस इज द सेम थिंग। ठीक, मुझे यही चीज चाहिए, यही चीज है जो मैं चाह रही थी। तो कभी कभी हम वेरी को एम्फसाइज करने के लिए भी यूज कर लेते हैं एज एन एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे थिंग क्या है? नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो कभी कभी वेरी, किसी चीज पे जोर डालने के लिए हम वेरी का एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। द वेरी थॉट ऑफ दैट पर्सन एंगर्स मी, ओके। दिस इज द वेरी बिगनिंग, ये द किसके लिए लगा है? बिगनिंग के लिए। बिगनिंग नाउन है, वेरी बिगनिंग मतलब द सेम एडजेक्टिव। तो वेरी कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, बट इस सेंटेंस में वेरी एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, ओके। तो आई थिंक देखो, पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा चीज है ना, एक दिन में इंप्रूव नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ये इंप्रूव हो जाएगा। दिस बॉय, ये क्या है? शब्द, वर्ब है, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। ये बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। और नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ आएगा ही नहीं, आर्टिकल तो है नहीं, आर्टिकल तो सबको पता है, तीन ही आर्टिकल। एडवर्ब है नहीं, क्या? एडजेक्टिव है। दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय। यहाँ पे ये दिस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। डिटरमिनर है, ठीक है, डिटरमिनर है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, ये देखो, जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना, जितने भी सेल्फ, वैसे सेल्फ वाले सब प्रोनाउंस होते हैं, और सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ्स, दे का देम सेल्फ्स। तो ये सेल्फ वाले प्रोनाउंस, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, एक सेल्फ वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी होता है और एक एम्फेटिक भी होता है।
एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग भी बोल सकते हो, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, मैंने लिखा आई माई सेल्फ डिड द वर्क, और देखो आई डिड द वर्क माई सेल्फ, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो एम्फसाइजिंग होगा। एम्फसाइज करना मतलब जोर डालना। याद रखना कि जहां भी सेल्फ वाला प्रोनाउंस वर्ब के बाद आए, वर्ब के बाद आए मतलब रिफ्लेक्सिव है, और वर्ब से पहले आए मतलब एम्फसाइजिंग है। और दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है ना। मैंने अपना काम खुद किया, और यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने खुद अपना काम किया, तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फोसिस ज्यादा डाल रहे हैं ना, थोड़ा सा दबाव ज्यादा डाल रहे हो, तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो अब देखो आई हर्ट माई सेल्फ, एडजेक्टिव तो है नहीं, नाउन है नहीं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेपोजिशन कोई होता ही नहीं, और वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में कौन सा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ओके, आई थिंक अब एंड हो गया। अच्छा, द एंट्स फॉट द वॉस्प, एंट्स ने वॉस्प से लड़ा, ये भी एक इंसेक्ट ही है। एंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया वो कौन सा वर्ब होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब तो है। कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है डायरेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? उसका पैसिव बना के देख लो। द एंट्स फॉट द वर्ब वॉस्प, द वॉस्प वर फॉट बाय द एंट्स। इसका पैसिव बन रहा है ना, जिसका पैसिव बन गया इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है। अगर मैंने यही सेंटेंस ऐसा लिखा होता, द एंट्स फॉट ब्रेवली, एंट्स ने बहादुरी पूर्वक फाइट किया। किससे फाइट किया, क्या फाइट किया वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां भी फॉट वर्ब है, बट दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बट ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। ब्रेवली क्या है? ब्रेवली एडवर्ब है। किसको डिस्क्राइब कर रहा? फॉट को। फॉट वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, बट ब्रेवली तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है, ये तो एडवर्ब है, और इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये वर्ब तो है बट इनट्रांजिटिव। ठीक है, बट ये ट्रांजिटिव। लास्ट, आई कैन हार्डली, लास्ट है, यस, आई कैन हार्डली बिलीव इट। अब देखो वर्ब तो ये है, आई कैन, वर्ब तो ये है नहीं, क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आया है। ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब आता है, तो वर्ब तो है नहीं, प्रेपोजिशन है नहीं, एडजेक्टिव भी है नहीं। ये हार्डली किसकी विशेषता बता रहा है? आई कैन हार्डली, हार्डली किसकी विशेषता? हार्डली मैं नहीं विश्वास करूंगा, बिलीव की, और बिलीव वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। तो ये तो आप सेंटेंस के थ्रू ही सीखोगे। ठीक है, तो आई होप, आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। और फंडामेंटल एक ऐसा चीज़ है ना, इट्स नॉट दैट कि आप एक दिन में सब समझ जाओगे। और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फंडामेंटल के वीडियोस डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारा मिलेगा। ठीक है, पहले तो मैंने समझाया है हाउ टू आइडेंटिफाई, और अब हम सेंटेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, ये आपके टीचर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।